अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाक ईगल ग्रुप में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द फोर्थ हैबिट आउट ऑफ 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कि दुनिया के 7 पुरअसर लोगों में से जो उनकी चौथी बड़ी आदत है वो कौन सी है। तो चौथी बड़ी आदत है दे थिंक विन विन। वो अपने एक्सपेंस के ऊपर किसी को ना जीतने देते हैं और ना किसी के एक्सपेंस के ऊपर खुद को जीतना तरजीह देते हैं। दे फोकस ऑन द म्यूचुअल बेनिफिट्स, दे फोकस ऑन विन विन, दे थिंक विन विन पॉलिसी। नाउ व्हाट इज विन विन और व्हाट अबाउट विन विन, किस चीज के बारे में वो विन विन सोचते हैं और क्या उनकी विन विन पॉलिसी होती है। विन विन पॉलिसी इज अबाउट निगोशिएशन। द फर्स्ट स्टेप इज हेयर what is negotiation. To understand the negotiation, negotiation is the process through which two or more people or two or more parties involve and they share their concerns, they share their interests to reach an agreement. मीन्स निगोशिएशन वो प्रोसेस है जिसके तहत दो पार्टीज या दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं और अपने इंटरेस्ट और अपनी वैल्यूज और जो उनके कंसर्न्स होते हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और जो वो चाहते हैं वो उसके ऊपर कन्विंस करते हैं अगले बंदे को ताकि वो एक एग्रीमेंट फॉर्म हो जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कुड अराइज इज व्हाई वी शुड लीव निगोशिएशन और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ निगोशिएशन। To clear its importance, I would convince you that from the day of your born to your day of death, you involve in negotiation process. जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप निगोशिएशन में किसी ना किसी सूरत इन्वॉल्व जरूर रहते हैं, किसी ना किसी सूरत जरूर इन्वॉल्व रहते हैं। वो ऐसे कि जब बच्चा एक छोटा होता है टोडलर की शेप में, तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की शुरू कर देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ की नीड है। अब पेरेंट्स देखेंगे कि हमारे चिल्ड्रन की उसके लिए इंटरेस्ट कितनी है। अगर तो चिल्ड्रन अपनी इंटेंस से, अपनी ज़िद से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता है तो देन पेरेंट्स उसको वॉल डाउन हो जाएंगे और उसको वो चीज़ ब्रिंग कर देंगे, उसको वो चीज़ ख़रीद कर देंगे। ऑन द अदर साइड इस तरह से अगर हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी निगोशिएशंस पावर भी बढ़ती जाती है और हमारे डेली लाइफ में ये निगोशिएशंस आती हैं। जिस तरह अगर आप कंसीडर कर लें कि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग भी एक किस्म का निगोशिएशन है। ज़रूरी नहीं कि बड़ी कंपनीज है सिर्फ वही निगोशिएट करती है अपने मटेरियल्स के लिए या अपने कंसर्न्स के लिए, वही ऑल निगोशिएट इन आवर डेली लाइफ। लेट्स सपोज कि अगर आप भी शॉपिंग करने जाते हैं और आप एक माइनर सी चीज़ खरीदते हैं, लेट्स सपोज एक जूते के लिए आप निगोशिएट करते हैं, आपको वो बताता है प्राइस 1000 रुपया, तो आप उसके लिए कन्विंस करते हैं उसको, नहीं इसकी ये प्राइस नहीं होनी चाहिए, इसकी ये प्राइस है, इतने की नहीं है। तो ये क्या, ये भी एक निगोशिएशन है। निगोशिएशन एक टेक्निक है जिसके जरिए आप अगले को कन्विंस करते हैं। उसके बाद फिर निगोशिएशंस की फॉर्म आ जाती है कि आप किस किस फॉर्म में उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं, या आप खुद कन्विंस होते हैं या अगला कन्विंस होता है, या आप किस तरह से इस निगोशिएशन को एंड प्रोसेस तक लेके जाते हैं। इसी तरह से निगोशिएशन की हमारे पास 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज विन विन, जिसमें आप खुद भी जीतते हैं और जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है उसको भी आप जिताते हैं। इसी तरह से अगर निगोशिएशन की सेकंड टेक्निक देखें विन विन के बाद, तो वो है विन लूज। इसमें एक पार्टी विन कर रही होती है जबकि दूसरी को लूज करना पड़ता है, और जो दूसरी लूज कर रही होती है, थर्ड जो टेक्निक है थर्ड में ये विन करती है और जो फर्स्ट पार्टी है उसको लूज करना होता है। तो विन विन, विन लूज, लूज विन, और चौथी टाइप है आपके पास लूज लूज, यानी कि दोनों पार्टीज बीच में लूज कर रही होती है। इस लूज लूज में कोई भी एक पार्टी विन नहीं करती, लूज लूज में दोनों ही लूज करती हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो आप लूज लूज सिचुएशन है इसमें दोनों पार्टीज की ईगो इन्वेस्ट हो जाती है। इसमें बस अगले को हराने का होता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक पार्टी को हम कहें कि ये विन करना चाहती हैं, इसका एंड रिजल्ट ये होगा। इसमें किसी की भी जीत नहीं होती, दोनों लूज करती हैं। इसी तरह से 5th नंबर पे हमारे पास आ जाता है विन बट विदाउट लूजिंग, कि आप अगले को नहीं चाहते कि वो लूज करे लेकिन आप विन करना चाहते हैं। और 6th नंबर पे आता है कि नो कॉन्ट्रैक्ट,
इसी तरह से इन टेक्निक्स को डिटेल में समझने के लिए या इनको डीपली डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह से फर्स्ट हमारे पास था विन विन पॉलिसी। तो विन विन पॉलिसी में आप नहीं चाहते कि अगले के एक्सपेंस के ऊपर आप विन करें। टेबल की दोनों साइडों के ऊपर जो बंदे बैठे होते हैं या जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं या जो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं निगोशिएशन में, वो आउटलाइन ड्रॉ करते हैं कि हम दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स कहाँ फॉल करते हैं और वो म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर अपनी निगोशिएशन को एंड करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकंड पे डिस्कस करें विन लूज को, विन लूज की बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल है हमारे पास सरमनी आ जाती है। ये जो एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सरमनी आ जाती है, इसमें लेट्स सपोज हमारे पास एक बच्चों का एनुअल फंक्शन है, उसके ऊपर रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशंस क्या शो करती हैं? फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशंस शो करती हैं 3 persons आर विनर एंड व्हाट अबाउट अदर्स दैट आर आल्सो इंक्लूड इन क्लास एंड दैट आल्सो पार्टिसिपेट, that also learn and that also read and that was also part of your class. What about them? तो डेफिनेटली इसमें एक मैसेज तो ये है कि वो 3 बंदे विन कर गए हैं। दूसरा मैसेज ये है कि दोज हु डू नॉट विन दे आर डेफिनेटली लूजर। तो हमें जो फर्स्ट टेक्निक है उसके ऊपर विन विन पॉलिसी के ऊपर अगर हम देखें तो ये सेकंड वाली फेलर की टेक्निक है, क्योंकि फर्स्ट पे तो आप 3 बंदों को कामयाब करवा रहे हैं और जो दूसरे हैं बाकी अदर्स हैं तो वो डेफिनेटली वो लूजर हैं। इसी तरह से लूज विन की टेक्निक है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो जीत जाएं और बाकी ये 3 ना काम हो जाए। तो 3 के बाद जो चौथी टेक्निक है हमारे पास लूज लूज सिचुएशन उसमें इन्वॉल्व होती है जब आपके इंटरेस्ट शामिल हो जाए और जब आपकी ईगो बीच में इन्वॉल्व हो जाए एग्रीमेंट के। जस्ट लाइक मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि हस्बैंड वाइफ की जब डाइवोर्स होती है तो वाइफ अपने हस्बैंड पे केस करती है कि इसके पास इतनी इसकी नेटवर्थ है और मुझे इसकी नेटवर्थ के अंदर से हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो हस्बैंड होता है वो चूँकि अपनी वाइफ से इख्तलाफ रखता है तो वो अपनी $5 लाख की जो कार होती है वो सिर्फ उसको $25 के अंदर बेच देता है। $5 लाख की वर्थ की कार जो वो $25 में बेचता है और अपनी आधी प्रॉपर्टी और आधा जो अपने एसेट्स होते हैं वो नीलाम करके सिर्फ उसको $30 देता है। इसी तरह से हमारे पास लास्ट टेक्निक है विन। लास्ट टेक्निक विन सेज दैट यू वांट टू विन बट डू नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर। आप अगले के एक्सपेंस के ऊपर विन नहीं करना चाहते, आप खुद तो चाहते हैं जीत जाएं लेकिन अगले को भी हराए बगैर। वो उसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर एंड यू वांट टू सेल इट टू रिकवर योर मनी। आप अपनी वसाइल या आप अपनी कैश उसको रिकवर करने के लिए आप जो पुराना स्टॉक है उसको जिस मर्जी प्राइस पर बेच दें लेकिन वो कॉस्ट से कम ना हो, तो कॉस्ट पर आप उसको दे दें। कॉस्ट पर आपका भी नुकसान नहीं होगा और अगले बंदे का भी विन की डिमांड पूरी हो जाएगी। इसी तरह से स्टीफन आर कोवे अपनी बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखता है कि जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा विन विन अप्रोच को फॉलो करते हैं, ना कि दूसरी विन लूज को या लूज विन को या लूज लूज अप्रोच को। तो इसका बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड्स हो जाते हैं और दूसरा ये है कि ये आपके अंदर एक कोऑपरेटिव की एनवायरनमेंट पैदा करता है। आपकी पूरी एनवायरनमेंट के अंदर, आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर। तो इसी तरह से फिर अगर हम बात करें कि इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में, तो इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में एक एग्जांपल मेरे जहन में आ गई है। वो ये है कि स्टीफन आर कोवे को एक कंपनी हायर करती है जिसके एम्प्लॉयर बहुत ही ज़्यादा रूड किस्म के होते हैं। वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते और एक दूसरे के साथ फैक्ट्स शेयर नहीं कर रहे होते। तो स्टीफन आर कोवे को जब वो कंपनी हायर करती है तो इसलिए करती है कि आप कोऑपरेटिव के हिसाब से इनको कोई ट्रेनिंग दे कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर काम करें। तो स्टीफन आर कोवे जो सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्व करता है वो ये कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को जब वो वॉच करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको एनालाइज करता है, तो मालूम ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन स्टेटमेंट के पीछे एनवायरनमेंट है वो कम्पिटिटिवनेस का है, वो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है। तो स्टीफन आर कोवे ने जब रियलाइज किया कि आप कंपटीशन के एनवायरनमेंट के ऊपर आप कोऑपरेशन चाह रहे हैं, तो वो उसने फिर कंपनी के
सीईओ से और टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात की कि यू हैव टू चेंज योर मिशन स्टेटमेंट, आपको अपनी मिशन स्टेटमेंट में चेंज लाना पड़ेगा। मिशन स्टेटमेंट में असल मसला है, असल मसला एम्प्लॉयज़ में नहीं है। उसके बाद जब मिशन स्टेटमेंट में चेंज लाया गया और उसके बाद जब उसको अप्लाई किया गया तो देन कॉर्पोरेशन बढ़ा और उस ईयर की सेल पिछले 4 साल की सेल्स के बराबर हो गई। तो मालूम यह हुआ कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप अपनी एनवायरनमेंट में एक कम्पिटिटिवनेस का एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, कंपटीशन की फिजा रखते हैं, तो तब आप कोऑपरेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिल्ड द कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट इन द एयर ऑफ कम्पिटिटिवनेस।